हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएड सेकेंड ईयर। जैसा कि हम सभी असेसमेंट वाले पेपर में पढ़ रहे थे, यूनिट सेकेंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, और उसमें यूनिट सेकेंड के अंतर्गत अपन ये पढ़ रहे थे कि विद्यार्थी जब कक्षा में पढ़ता है तो अधिगम पर पूरा ध्यान देने के लिए, सीखने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए वो क्या क्या क्रियाकलाप करता है। कौन? अध्यापक शिक्षक जब विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो कुछ मुख्य बातों का वह उसको ध्यान रखना पड़ता है कि विद्यार्थी का अधिगम पर ध्यान का क्या हो जाए, केंद्रण हो जाए, अर्थात अधिगम की ओर ध्यान आ जाए। जिसमें हमने कुछ क्रियाकलाप पढ़ लिए थे, जैसे कि सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए अधिगम के लिए, कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है और हमें उसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह से वो कक्षा में या दैनिक जीवन में उपयोगी होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट लें, इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए अधिगम में, ताकि विद्यार्थी जो है ध्यान केंद्रित कर सके और प्रेरित हो, विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए पुरस्कार के द्वारा या एक दूसरे के सहयोग के द्वारा, या उनमें प्रतिस्पर्धा करवाई जाए। इस प्रकार प्रेरित करके भी हम अधिगम की ओर ध्यान को विद्यार्थियों के केंद्रित कर सकते हैं। इसमें अगला बिंदु आता है हमारे पास में, छठा बिंदु की परिस्थिति निर्माण। छठा बिंदु आता है अधिगम पर केंद्रीकरण। जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर हमारा छठा बिंदु आता है। कौन सा? 5 बिंदु हम इसमें चर्चा कर चुके थे। छठा बिंदु आता है परिस्थिति निर्माण। अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिस्थिति निर्माण से क्या तात्पर्य है? परिस्थिति निर्माण से यह तात्पर्य है कि जब हम जिस कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं उस कक्षा का वातावरण व्यवस्थित होना चाहिए। उसके अलावा विद्यार्थी सही प्रकार से उस कक्षा के अंदर व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए होने चाहिए। विशेषकर अनुशासन से संबंधित चीजें, कि बच्चों को हमें डिसिप्लिन में बैठाना है और डिसिप्लिन में ही वो बैठे होने चाहिए, अर्थात वो कोई अन्य गतिविधियां नहीं कर रहे होने चाहिए। मान लीजिए हम आगे क्लास में और बच्चों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, हम अध्यापक हैं और विद्यार्थी कक्षा में बैठे हुए पढ़ने के लिए, और हमारा ध्यान ही नहीं है कि बच्चे जो कुछ भी कर रहे हो आके और हमारा पढ़ाने लग गए, तो उससे क्या होगा? विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ने की ओर आकर्षित नहीं हो पाएगा। तो पढ़ने के लिए जो परिस्थितियां या वातावरण या एनवायरनमेंट होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए कि विद्यार्थी जो है आराम से बैठ करके और अध्ययन की ओर ही ध्यान दे। इस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए कि विद्यार्थियों का ध्यान भटके। जैसे कि मान लीजिए कमरा है, कक्ष जो हमारा है उसकी व्यवस्था इस प्रकार की है कि वो एक ऐसे सड़क के किनारे की ओर है जहां यातायात के साधन बहुत अधिक गुजरते हैं। तो स्वभाव है बार बार जब वहां से यातायात के साधन कोई भी गाड़ी निकलेगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, तो वो आवाज करेगी, हॉर्न की आवाज आएगी या भीड़ भाड़ जो जा रही है उसकी आवाज होगी, तो बच्चों का ध्यान उसकी ओर भटकेगा, अर्थात वो परिस्थिति उनके लिए ठीक नहीं है। तो कक्ष इस प्रकार से होना चाहिए कि वो सड़क के किनारे पर नहीं हो, अर्थात स्कूल के जो कक्ष हों वो एक सड़क के किनारे से दूर हट करके हों। दूसरी बात, कक्ष इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें हवादार रोशनी आने के लिए पर्याप्त जगह हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे कक्ष में जगह जगह हमने सेक्शन बनवा दिए या खिड़की बनवा दी। जैसे हमने एक कक्ष उसके अंदर 6 खिड़कियां बनवा दी और सारी 6 खिड़कियों को खोल दिया, तो विद्यार्थी बाहर की ओर देखने लग जाएंगे, ध्यान उनका उधर की ओर होगा। कहने का अर्थ है कि जो कक्ष की बनावट है वो भी कक्षा के अनुसार ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने उसको एक मनोरंजन वाले कमरे की तरह बना दिया या इस प्रकार का कमरा बना दिया कि वो कक्षा तो लग नहीं रहा है, बल्कि वो तो खेल कूद
वाली स्थितियां लग रही है या घरों में जिस प्रकार से रहते हैं हम उस प्रकार के कमरा बना हुआ है, कक्षा कक्ष का उसको प्रारूप नहीं दिया, तो वो उनकी परिस्थिति नहीं कहलाएगी। अर्थात परिस्थिति निर्माण पढ़ाने के लिए जो पूरा डेकोरम है, अर्थात कक्षा कक्ष की बनावट, उसके अंदर जो व्यवस्थित चेयर या टेबल लगाई हुई है उनकी व्यवस्थाएं, प्लस उसमें एक बड़ी टेबल हमारे लिए और उसके साथ ही एक स्टूल और उसके अंदर ब्लैक बोर्ड साफ सुथरा होना। साफ सुथरे से मतलब कहीं उसमें टूट फूट नहीं हो, उस पर जब हम चौक चलाएं तो वो चौक सही प्रकार से चले, अर्थात उस ब्लैक बोर्ड पर जो भी हम लिखें वो व्यवस्थित रूप से सही प्रकार से दिखाई दे बच्चों को क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जब इन व्यवस्थाओं का हम ध्यान रखते हैं तो विद्यार्थी निश्चित रूप से अधिगम की ओर अग्रसर होता है। कमरा इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें 20 बच्चे बैठे हुए हैं तो लगे कि वो इतनी दूर दूर बैठ गए हैं कि पता ही नहीं है। बहुत बड़ा एक बड़ा हॉल बना दिया जिसमें 100 व्यक्ति बैठ सकते हैं, उसमें 20 बच्चे बैठाए हमने, तो कैसा लगेगा? एक अटपटा लगेगा, अटपटा अनुभव होगा। या फिर कमरा इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए कि उसमें हमने 15 बच्चे भी ढंग से नहीं बैठ पाए और उसमें 20-25 बच्चे हमने ठूंस दिए और वो एक दूसरे पे पैर रख करके बैठे हुए हैं, या बिल्कुल कोई इधर से कोहनी मार रहा है, उधर किसी ने बस्ते के ऊपर बस्ता रख दिया। इस प्रकार की व्यवस्थाओं वाला कमरा भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो पूरा डेकोरम है, जो परिस्थितियां है, वो पढ़ने के योग्य होनी चाहिए। तब हमें पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा, तब पढ़ने पढ़ाने में आनंद आएगा और हमारा परिस्थिति निर्माण के अनुसार जो कुछ हम सिखा रहे हैं विद्यार्थियों को वो उस चीज का अध्ययन सही प्रकार से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से परिस्थिति निर्माण का भी हमारा छठा बिंदु आ जाता है। यदि हम परिस्थितियों को सही प्रकार से रखेंगे, कहने का मतलब है जो पढ़ने से संबंधित गतिविधियां हैं, बनावट है, संरचना है कमरे की, कक्षा कक्ष की, वो अच्छी होगी, वातावरण बहुत अच्छा होगा। वातावरण इस प्रकार का होगा वहाँ कोई अधिक शोर शराबे की आवाज़ नहीं आ रही हो, केवल हम जो बोल रहे हैं वो आसानी से बच्चों तक पहुँचे। वो इस प्रकार की स्थितियाँ जब बनेंगी तो उनको पढ़ने में मजा आएगा, आनंद आएगा और वो अच्छे प्रकार से अधिगम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अगला इसका बिंदु आता है परिस्थिति निर्माण के बाद में पृष्ठपोषण या फीडबैक। पृष्ठपोषण या फीडबैक। फीडबैक जो है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अपने संख्या की, जब अपन ने लेसन किए थे तब आप पढ़ चुके हैं फीडबैक या पृष्ठपोषण। अर्थात यहाँ पर उस लेसन से संबंधित पृष्ठपोषण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पृष्ठपोषण का अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पृष्ठपोषण या फीडबैक जो है वो क्या है। कि विद्यार्थी जब सीखते हैं किसी चीज को या पढ़ते हैं तो फिर हम उनसे कुछ ना कुछ पूछते हैं या हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो पढ़ा है उसको सीखे या नहीं, और वो जानने के लिए हम उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं या होमवर्क देते हैं या क्लास में ही कोई क्लास वर्क का काम दे देते हैं या अन्य किसी काम के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है। तो कितना सीखा है उसके लिए क्या करते हैं कि हम जब वो बताते हैं हमको तो हम उनको फीडबैक देते हैं। फीडबैक, अब फीडबैक देने का अर्थ क्या हुआ? पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण देने का अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ हम पूछ रहे हैं उसका जब जवाब आ रहा है तो उस जवाब के प्रति हम उनको कुछ ना कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम उनको अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। ऐसा नहीं कि हम उनको फटकार लगा देंगे या दंड दे देंगे या मारेंगे पीटेंगे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमको नहीं बनानी है, बल्कि जो हमारा फीडबैक है वो क्या होना चाहिए, उनके प्रति अच्छा होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि बच्चे जब किसी बात का हमको जवाब देते हैं, कोई प्रश्न हम उनसे पूछते हैं पढ़े हुए में से, या हम उनको होमवर्क करने को देते हैं वो करके लाते हैं, या कोई कार्य करने को देते हैं उससे संबंधित जो हमने उनको पढ़ाया है उससे संबंधित कोई चीज़ हम उनको करने को देते हैं, तो बच्चे जब उन चीज़ों का उत्तर देते हैं तो उन उत्तरों के बदले में, अब उत्तर कई प्रकार के हो सकते हैं, उत्तर कई प्रकार, जरूर नहीं है कि उत्तर जो उन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही हो सकता है कि उत्तर में कुछ कमी हो, या हो सकता है उत्तर में कुछ त्रुटि हो, या हो सकता है कि उत्तर कुछ नहीं पूरा ही गलत हो। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जब उनको फीडबैक दें अर्थात पृष्ठपोषण दें, उत्तर जब उनको मिल जाता है तो उसके बदले में हम जो चीज़ दे रहे हैं वो पृष्ठपोषण कहलाता है, फीडबैक कहलाता है।
कहने का मतलब जब हम उनको वापस कोई चीज बता रहे हैं, अर्थात उत्तर मिल जाने के बाद जब कोई बात हम उनको बताने जा रहे हैं, तो बात इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि उनका ध्यान जो है अधिगम पर से हटे। कहने का मतलब जो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं और उन उत्तरों के बदले में हम फीडबैक दे रहे हैं, वो भी अधिगम का ही कार्य होता है। अब अगर उत्तर हमको सही प्राप्त हो रहे हैं तो हम तो अच्छी बातें करेंगे, सही उत्तर प्राप्त होने पर तो भी बहुत अच्छा उत्तर बताया आपने, शाबाश, ऐसे ही करना है आपको। लेकिन कुछ बच्चों के उत्तर क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो गलत उत्तरों पर हम उनको दंडित नहीं कर सकते, अर्थात हम उनको मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं और उनकी भर्त्सना भी नहीं करेंगे, उनसे अपशब्द या गलत बातों का प्रयोग भी नहीं करेंगे, बल्कि हम उनसे ये कहेंगे कि आपका उत्तर ठीक नहीं है और इसको आप और सुधारिए और अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए कि हमने क्या पढ़ा था। कोई चीज़ अगर आपने पढ़ी हुई समझ में नहीं आई है तो आप उससे दोबारा पूछिए, और कुछ उत्तर ऐसे होंगे जो गलत आए हैं उनको हम सही भी बताएंगे कि ये उत्तर इस प्रकार से नहीं, आपको इस प्रकार से देना है, इस कार्य को ऐसे नहीं, आपको इस ढंग से या इस प्रकार से करना है, इस प्रकार की जानकारी हम उनको देंगे। तो वो बालक जो है वो उस चीज पर ध्यान देंगे कि अध्यापक हमको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको डांट नहीं रहे हैं या हमें भयभीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम डांटेंगे तो वो डर जाएंगे और डर जाएंगे तो वो अन्य चीज़ों से उससे बचने की कोशिश करेंगे कि जब हम उनसे प्रश्न पूछे तो इधर उधर छुप जाए या इधर उधर जैसे वो करने लग जाते हैं कई बार कि बड़े ऊंचाई वाले लड़के के पीछे छुप गया कि मास्टर जी की निगाह नहीं पहुंचेगी तो मुझसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार की हरकतें वो करने लग जाएंगे, आपके पढ़ने पढ़ाने पर वो ध्यान नहीं देंगे। तो हमें उनको नकारात्मक दृष्टिकोण के हिसाब से नहीं समझाना है, बल्कि सकारात्मक चीज़ों से समझाते हुए उनको आगे बढ़ाना है, ताकि वो गलत भी उत्तर दे दें तो वो डरे नहीं और उनको लगेगा कि हमें गलत बताने पर भी हमको मास्टर जी जो है बाद में दोबारा उसको सही करवाएंगे या सही तरह से हमें मौका देंगे। तो इस प्रकार से उनका अधिगम पर ध्यान केंद्रण होगा। अगला बिंदु आता है हमारे पास में योग्यता अनुसार अधिगम। अगला बिंदु आता है योग्यता अनुसार अधिगम। योग्यता के अनुसार अधिगम अर्थात विद्यार्थी कई आयु वर्गों, मतलब जो हम कक्षा में विद्यार्थियों जिनको हम पढ़ाते हैं उनका आयु वर्ग तो समान होता है, लगभग आयु वर्ग तो लगभग क्या होता है, समान के। मान लीजिए कोई छठी कक्षा के विद्यार्थी हैं जितने भी, वो सब 10, 11 या अधिकतम 12 वर्ष के आयु वर्ग के ही होते हैं, लेकिन उनमें कई प्रकार की और भिन्नताएं होती है। जैसे कि कुछ कमजोर बालक होते हैं, कुछ औसत बालक होते हैं और कुछ अच्छी या प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य विशेषताएं ये भी होती है उनकी कि कुछ को तो पढ़ने में बहुत आनंद आता है, उनके शुरू से रुचि रहती है पढ़ने में, कुछ बच्चों की रुचि नहीं होती है। इसी प्रकार से कुछ बच्चों में अंतर ये होता है कि कुछ बच्चों को घर पर भी उनके माँ बाप या गार्जियन पढ़ाते हैं या उनके लिए होम ट्यूशन इत्यादि की व्यवस्थाएं रखते हैं तो होशियार होते हैं, और कुछ बच्चों के माँ बाप अनपढ़ होते हैं या अगर पढ़े लिखे भी हैं तो घर पर उन पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं, कुछ बच्चों का खेल कूद में ज़्यादा मन रहता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे जो हैं कक्षा के अंदर, उनके अंदर योग्यता अनुसार जो है अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, कई प्रकार की भिन्नताएं उनके अंदर होती है। तो हमें योग्यता अनुसार अधिगम कराना चाहिए। अब योग्यता अनुसार अधिगम का अर्थ ये नहीं है कि छठी, 7वीं, 8वीं जो भी आप कक्षा पढ़ा रहे हो, जैसे 7वीं कक्षा पढ़ा रहे हो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अलग अलग बैठाएं उनको कि अधिक बुद्धि वाले इधर बैठ जाओ, मध्यम बुद्धि वाले बीच में बैठ जाओ और औसत या कम बुद्धि वाले जो हैं वो इधर बैठ जाओ साइड में। इस प्रकार से हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी है कि इसमें सभी योग्यता वाले विद्यार्थी हैं या उनकी योग्यताएं अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो इस प्रकार से जब हम उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हमारा जो अधिगम या हमारा जो शिक्षण कार्य होगा, अर्थात जो कुछ सीखना है उनको, उस कार्य को करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने दिमाग से ही इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम कौन सी ऐसी शिक्षण विधि अपनाएं कि पढ़ाना तो हमको टॉपिक एक ही है,
ऐसा तो नहीं अलग अलग टॉपिक पढ़ाएंगे सब बच्चों को, हम उनकी योग्यता अनुसार अलग अलग कर लिया टॉपिक। तो हमको छठी कक्षा में मान लीजिए कोई जो भी प्रश्नावली है गणित की या विज्ञान का कोई पाठ है वो पढ़ाना, तो वही पाठ है सबको, लेकिन उस पाठ को पढ़ाने का तरीका या विधि इस प्रकार की अपनानी पड़ेगी, ऐसी सरलतम विधि या ऐसे सरलतम तरीके का चुनाव करना पड़ेगा जो उन सभी विद्यार्थियों को वह बात समझ में आ जाए। कहने का अर्थ है कि चाहे वो बालक कमजोर हो या औसत हो या बहुत अच्छी बुद्धि वाला हो, वो सब बालकों के अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। इस प्रकार की शिक्षण विधि या तरीके को हमको अपनाना पड़ेगा और वही क्या होता है योग्यता अनुसार अधिगम। यदि हम उस विधि या तरीके को अपनाते हैं योग्यता के अनुसार, तो क्या होगा कि जो विभिन्न योग्यताएं वाले बालक हैं वो उस अधिगम पर ध्यान देंगे, और ध्यान देने का अर्थ ही क्या आ गया हमारा अधिगम पर केंद्रीकरण। मैं 2-3 बिंदु इसलिए ले रहा हूँ रोजाना, ताकि आप धीरे धीरे आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। आगामी कुछ दिनों में जो है हम इस टॉपिक को धीरे धीरे पूरा कर लेंगे, ताकि ये अच्छे प्रकार से आपके जो है समझ में आए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में लिख करके और पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ इसमें से, और जो है आप कमेंट्स में इसमें लिख सकते हैं कि कोई चीज़ दोबारा जो है पढ़ाई जाए इसमें से जो चीज़ समझ में नहीं आई। इसके अलावा आपको ध्यान तो देना ही है पढ़ने पर, ताकि आप जो है आगे बढ़ते रहें इस तरह धीरे धीरे और हमारी चीज़ें समझ में आती रहें। तो आगामी जो है क्लास के लिए या अंत के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।